जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर पार्ट 2। एग्रीकल्चर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। इस पूरे एग्रीकल्चर को हम पीएससी, एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों को ध्यान में रखकर इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने एग्रीकल्चर रिलेटेड बेसिक चीजें पढ़ी। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की फसलें होती हैं। तो फसलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कितने प्रकार की फसलें होती हैं। जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, वही चीज हमें यहां भी पढ़नी है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तीन प्रकार की फसलें। खरीफ की फसल वो फसल है जो बारिश के सीजन की शुरुआत में ही बोई जाती है, इसलिए इसे बारिश की फसल भी कहते हैं। इसकी शुरुआत जून जुलाई में होती है। इस फसल को बोते समय जो भी फसलें बोई जाती हैं खरीफ में, उनकी विशेषता क्या होती है। जून जुलाई में हम जानते हैं टेम्परेचर अधिक होता है और ह्यूमिडिटी अधिक होती है। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है कि खरीफ की फसलों के बोते समय किस प्रकार की वायुमंडलीय दशाएं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे अधिक ताप और अधिक आर्द्रता, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा ह्यूमिडिटी, ये विशेषता होती है खरीफ की फसलों की। इन्हें वर्षा की फसलें कहते हैं, वर्षा ऋतु की फसलें। इसी प्रकार अब जब खरीफ को काटा जाएगा, काटा कब जाएगा? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में क्या रहता है? मौसम साफ रहता है, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी सामान्य होती है क्योंकि बारिश खत्म हो चुकी होती है, और टेम्परेचर भी सामान्य होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। दिन के समय ज्यादा होता है, रात में टेम्परेचर गिर जाता है। तो बस ये दशा है काटने वाली स्थिति की। इसी प्रकार रबी की फसलें हैं। रबी की फसल क्या होती हैं? ये फसलें जब ये फसल कट जाती है तब ये वाली बोई जाती है। तो हम कहते हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो बोते समय इसको क्या चाहिए? कम टेम्परेचर। बोते समय टेम्परेचर कम चाहिए और काटते समय टेम्परेचर अधिक चाहिए, ताकि पकने के लिए अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और ये फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, इसलिए इन्हें सर्दी ऋतु की फसल यानी विंटर क्रॉप्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। वर्षा ऋतु की फसल, सर्दी ऋतु की फसल। सर्दी ऋतु यानी विंटर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है रबी क्रॉप को। रबी वाली फसलें, इन सबको विंटर क्रॉप कहा जाता है। खरीफ वाली फसलों को रेनी क्रॉप कहा जाता है। और जायद वाली फसलें ये गर्मियों में पैदा की जाती हैं, गर्मी की ऋतु वाली फसलें कहलाती हैं। जायद में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि ये फसलें होती हैं गर्मी की ऋतु में। इन फसलों की बुवाई कब होती है? मार्च के महीने में। प्रायः मार्च अप्रैल में ये बोई जाती हैं और इनको गर्मियों में काट लिया जाता है। गर्मियों में यही सारे आपको खाने को मिलते हैं, रसीले, ज्यादा रसदार फल, इन्हीं को हम लोग खाते हैं। अगर हम रबी की बात करें तो रबी की फसलों में कुछ फसलें आप याद कर लें तो खरीफ की फसल याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा फसलें खरीफ की होती हैं, इसलिए ये फसलें याद करना बहुत जरूरी है रबी वाली। तो आइए रबी वाली फसलों को हम पहले पढ़ें। रबी में खाद्यान्नों में मुख्य रूप से आता है गेहूं और जौ।
गेहूं, जौ, ये 2 खाद्यान्न हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें दालों की, तो 2 दालें, चना और मसूर, ये 2 दालें हो गई। अगर हम तेल की बात करें, हालांकि दाल में एक दाल और होती है, 5 दाल हमने पढ़ी थी। एक दाल और है जो जिसे सामान्य तौर पर दाल नहीं कहा जाता, लेकिन आपातकाल में दाल के तौर पर यूज की जाती है। बताइए कौन सी? जब दाल की कमी हो जाती है, खासकर तुअर दाल की कमी हो जाती है मार्केट में, तो कौन सी दाल यूज की जाती है तुअर के स्थान पर? नहीं पता? अरे 5 दाल कल बताई थी ना, तो चना तो उन्हीं में है। उनके अलावा छठवीं दाल कौन सी जो जरूरत पड़ने पर यूज की जाती है? मटर, उसको बटरे की दाल बोलते हैं। बटरे की दाल के नाम से बाजार में मिलती है, सस्ती दाल कहलाती है, और वो दाल का विकल्प है। मटर से बनती है। मटर को 2 दल में तोड़कर, मटर का भी अगर दाना तोड़ोगे तो 2 भाग हो जाते हैं ना, इसलिए वो दाल है। दाल का मतलब ही यही है, 2 दल वाला आइटम, 2 दल वाला बीज दाल कहलाता है। 2 दलों से मिलकर बनता है, 2 भाग हो जाते हैं जिसके, इसीलिए वो दाल है। तो मटर विकल्प है दाल का। मटर कौन सी फसल है? रबी की फसल है। मटर रबी में ही आती है ना? आती है कि नहीं मटर रबी में? मटर खाने को कब मिलती है आपको? सर्दियों में। सर्दियों में मिलती है ना खाने को। तो फिर क्या खरीफ की फसल है? सर्दियों में तो वो मटर आती है हरी, लेकिन पकते पकते वो उसको हो जाता है फरवरी मार्च अप्रैल हो जाता है। अप्रैल मार्च अप्रैल तक पकती है वो। जब पक जाती है तब वो बन जाती है दाल, और जब हरी रहती है तब तक आप उसे सब्जी के रूप में यूज करते हो। तो ये बटरे की मटर, ये बहुत फेमस है, ये भी एक एक प्रकार का दाल का विकल्प है। इसके अलावा तिल में क्या क्या आता है? सरसों। सरसों गर्मियों में ही आती है ना? सरसों के अलावा और बताओ तिल में और क्या है? अलसी। सरसों, अलसी और हम्म सरसों के साथ क्या पैदा किया जाता है? राई। राई। राई भी एक तिल है ना? इतनी फसलें आप याद कर लीजिए, ये है रबी की फसलें। अब शेष जो बच गई वो सारी खरीफ की हैं। खरीफ की फसल सबसे ज्यादा होती है। तो खरीफ की फसलों में क्या किया जाएगा? अब बताइए, सबसे पहले अनाज बताओ। अनाज में चावल और मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब मोटे अनाज, ये सारे मोटे अनाज इसी में जाते हैं खरीफ की फसलों में। अब बताइए आगे। अब आ जाओ दाल। दालों में तुअर, मूंग, उड़द और 3 दालें हो गई। इसके बाद फिर तेल में आ जाइए। तेल में क्या क्या? सोयाबीन, मूंगफली और सूर्यमुखी। तिल, गन्ना काय की फसल है? रबी की है कि खरीफ की है? हम्म फसल कौन सी कहलाएगी, रबी की या खरीफ की?
बोई जाती है खरीफ के साथ, काटी जाती है रबी के साथ। ठीक है, बोई जाती है खरीफ के साथ, इसलिए वो खरीफ की फसल ही कहलाएगी। गन्ना जून जुलाई में बोया जाता है और काटा जाता है रबी की फसल के साथ, वही मार्च अप्रैल में। कम से कम 10 महीने लगते हैं गन्ने को तैयार होने में। ठीक है, क्लियर हुई सारी फसलें? भारत सरकार इन सभी फसलों के लिए, अधिकांश फसलों के लिए, इनके प्राइस के मामले में किसानों को कोई ठगने ना पाए, इसलिए भारत सरकार इनके रेट तय करती है, जिसे एमएसपी कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है सरकार। क्यों करती है ऐसा? ताकि किसानों को बिचौलियों से, दलालों से बचाया जा सके, नहीं तो किसान को लूटना आसान हो जाएगा। किसान मजबूर होता है, उसके पास अपनी फसल के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। साल भर के कर्जे फसल आने पर ही चुकाता है और किसान फसल को रखने के लिए उसके पास कोई सुविधा नहीं होती, इसलिए किसान जल्दी से जल्दी फसल को बेचता है। उसके पास गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि जिससे भी उधार लिया उससे बोला चैत्र में देंगे हम भैया, सबको बोलता है हम चैत्र में देंगे आपका पैसा। तो फसल आते ही जितने भी मांगने वाले उसके जो जिनसे कर्ज लिया था साहूकार, वो खड़े हो जाते हैं आके, लाइए पैसा हमारा, तो उसको जल्दी से फसल बेचनी पड़ती है। इस जल्दी से फसल बेचने के चक्कर में यही साहूकार पहले क्या करते थे, किसान को लोन देते थे, कर्ज देते थे और किसान से सस्ते दाम में उसी की फसल खरीद लिया करते थे। तो किसान दोनों तरह से लुटता था, पहले लोन लेता था तो ब्याज देता था सूदखोरों को, और फिर वही सूदखोर सस्ते भाव में उसकी फसल ले लिया करते थे। सरकार ने इसी से बचाने के लिए एमएसपी जारी किया। तो आइए एमएसपी के बारे में एक नजर डालें हम। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? सरकार द्वारा किसानों को बिचौलियों के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए और किसान को उसकी उपज का एक निश्चित मूल्य, हैंडसम प्राइस उसको दिलाने के लिए सरकार ये मूल्य तय करती है। ये मूल्य तय करने का काम कौन करता है, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये इसको निकनेम है इसका CACP। इसके द्वारा समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। किस मंत्रालय के अंदर में काम करता है? कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषक एवं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का, उसके अंडर में काम करती है ये एक संस्था, एक आयोग, एक कमीशन बनाया जाता है जिसे बोलते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है ये आयोग। यही आयोग बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखकर सरकारी जिन्स यानी अनाजों के मूल्य निर्धारित करता है। और ये मूल्य कब निर्धारित करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साल में 2 बार, रबी की खरीफ की फसल की बुआई से ठीक पहले खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य आ जाता है बाजार में। पहले क्यों आता है? सरकार हमेशा फसल से पहले ही समर्थन मूल्य जारी कर देती है। क्यों? फसल पैदा नहीं हुई, समर्थन मूल्य आ गया। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसान इस संशय में रहता है, पिछले बार मैंने गेहूं पैदा किया, मुझे मूल्य अच्छा नहीं मिला, तो इस बार मैं दूसरी फसल करूंगा, मैं गेहूं करूंगा ही नहीं। अगर सारे किसान यही सोच लेंगे तो क्या होगा, देश में गेहूं की कमी पड़ जाएगी। इसलिए सरकार पहले ही हैंडसम मूल्य तय कर देती है ताकि किसानों को
इस बात से बेफिक्री रहे, वो उन्हें ये तो लगेगा कि मेरा गेहूं कम से कम 2400 रुपए में तो जाएगा, सरकार ने गारंटी ले रखी है कि 2400 रुपए में सरकार खरीदेगी। इसलिए सरकार रबी खरीफ की फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है, उसी समय जून जुलाई के महीने में ही खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य तय कर देती है। इसी तरह से रबी की फसलों के समर्थन मूल्य अक्टूबर नवंबर में तय हो जाते हैं। किसान बोए बेफिक्र होके, ज्यादा अगर उपज हो भी गई तो अभी सरकार खरीदने को तैयार है। इस तरह से सरकार साल में 2 बार, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि एमएसपी साल में कितने बार जारी की जाती है, 2 बार जारी की जाती है। एक बार खरीफ की फसलों के लिए और एक बार रबी की फसलों के लिए। साल में 2 बार एमएसपी जारी की जाती है। कौन जारी करता है? जारी करने वाली संस्था है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कितने प्रकार की फसलों के लिए ये जारी किया जाता है? सबसे पहला अनाज, सीरियल्स, 7 प्रकार के अनाज के लिए। 7 प्रकार के अनाज कौन कौन से? गेहूं, चावल, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, एक और बच गया कोई, और क्या बचा? गन्ना अनाज है क्या? दाल नहीं है। हाँ, दलहन अलग है, ये अनाज है केवल। दाल अनाज नहीं कहलाती, वो दलहन के अंतर्गत आता है। फूड ग्रेन है वो, खाद्यान्न है, लेकिन केवल अनाज बोले तो सीरियल्स। चना भी तो दाल ही है। चना दाल है। अनाज बताइए, अनाज। धान नहीं है सर, धान हो तो क्या? चावल। एक और बच गया कोई, चल बाद में देख लेंगे, याद आ जाएगा तो लिख देंगे। जौ, यस, जौ जौ जौ, बिल्कुल सही, जौ आ गया। गेहूं यानी वीट, चावल मीन्स राइस, रागी, ज्वार, बाजरा को कहते हैं पर्ल मिलेट, मक्का मेज, और जौ को क्या कहते हैं? बार्ले। नेक्स्ट, दलहन, पल्सेस। पल्सेस में क्या आती हैं? वही 5 दालें। कौन कौन सी? तुअर, मूंग, उड़द, चना और मसूर, ये 5 दालें। इसके बाद तीसरा, अब आते हैं तिलहन, ऑयल सीड्स। तिलहन में क्या क्या आता है? तिलहन में 8 प्रकार की फसलें। दलहन में कितनी? अनाज में 7, दलहन 5, तिलहन 8। कौन कौन सी 8? सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफ्लावर, सैफ्लावर मतलब कुसुम, मूंगफली, मूंगफली मतलब ग्राउंड नट,
नेक्स्ट, इसके अलावा तिल, सरसों, तोरिया, एक और बची, नारियल नहीं आता इसमें। सरकार नारियल का समर्थन मूल्य तय, नारियल के तेल का समर्थन मूल्य तय करती है, वो व्यापारिक फसलों में आ जाएगा। नारियल व्यापारिक फसल है, कॉटन सीड व्यापारिक फसल है, ये व्यापारिक फसल नहीं है, कॉमर्शियल क्रॉप्स में आएंगे वो चीजें। एक और बचा, सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफ्लावर, मूंगफली, तिल, सरसों, तोरिया, तोरिया एक सरसों जैसी फसल होती है। एक राई, सरसों और राई तो सेम ही है ना? नहीं, दोनों अलग अलग है। सरसों अलग है, राई अलग है। सरसों राई अलग अलग है दोनों। सरसों होती है काले रंग की और राई होती है हल्के से लालिमा रंग की। लालिमा लिए हुए राई होती है। तोरिया पीले रंग का होता है। तो ये राई के टाइप होते हैं? हाँ, राई का भी तेल बनता है। दोनों में अंतर होता है। बाजार में आप लोग जो सब्जी बनाने में बघार लगाते हो, वो काहे का लगता है? सरसों का लगता है क्या? राई का लगता है। सरसों का नहीं लगता बघार, राई का बघार लगता है। छोटा दाना होता है राई का, लाल कलर का होता है, हल्का लालिमा लिए हुए होता है। और जो सरसों होती है वो काले रंग की होती है, काली स्लेटी कलर की होती है, बड़ा दाना होता है। और एक और होता है तोरिया, पीले से कलर का होता है। तीनों की फसलें जब खेत में लगी हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, वही पीले फूल वैसे एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन ये अलग अलग वैरायटी है। ये एक होता है सेसा, ऐसा करके कुछ नाम है ना, वो शायद इसी को बोलते हैं। अगला व्यापारिक फसल, कॉमर्शियल क्रॉप। कॉमर्शियल क्रॉप में क्या आता है? कॉमर्शियल क्रॉप में ये 6 प्रकार की कॉमर्शियल क्रॉप हैं। इनमें कॉटन यानी कपास, जूट, गन्ना है। हाँ, सरकार गन्ने के लिए भी एमएसपी, लेकिन बस इसकी शर्तें अलग होती हैं। ये नॉर्मल एमएसपी नहीं होती, जैसे कि सरकार 2 बार तय करती है, उसमें गन्ने की फसल के लिए तय नहीं करती। इसके कुछ नॉर्म्स हैं जो राज्य सरकारों पे छोड़ दिया जाता है इसे। तो सरकार एमएसपी में प्रायः गन्ने को जारी नहीं करती, लेकिन कमर्शियल फसल जिसकी खरीद का मूल्य डिसाइड करने का काम राज्य सरकारों पे छोड़ दिया जाता है। बाकी केंद्र सरकार इसके लिए समर्थन मूल्य जारी नहीं करती। लेकिन व्यापारिक फसलों में जिनके लिए सरकार सपोर्ट करती है उसमें गन्ना शामिल हो जाता है। बाकी नॉर्मल फसलों की तरह यूज नहीं किया जाता। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो गन्ना कपास के अलावा फिर आता है कोपरा। कोपरा मतलब सूखा नारियल। और एक आता है द हस्क, डेहस्ड, इसको बोलते हैं गीला नारियल। ये कोपरा माने होता है, सॉरी, कोपरा माने होता है गीला नारियल, और द हस्क होता है, नहीं उल्टा बोल रहा हूं क्या? हाँ? कोपरा मीन्स सूखा नारियल, द हस्क मीन्स गीला नारियल। जो बाजार में आप गीला नारियल खरीदने जाते हो द हस्क के नाम से आता है। ये है कोपरा, ये द हस्क कोपरा के नाम से जाना जाता है।
द हस्क कोकोनट आप बोलोगे तो गीला नारियल आएगा। इसके अलावा व्यापारिक फसलों में वर्जीनिया तंबाकू, तंबाकू जो होती है ना, तो गन्ना और तंबाकू इनके जो रेट होते हैं एमएसपी में, ये कुछ शर्तों के तहत होते हैं। ये हमेशा एक जैसे नहीं होते, ये कुछ शर्तों के तहत होते हैं। बाकी सरकार तो वास्तव में अभी वर्तमान में 22 प्रकार के ही जो हैं फसलें हैं उनके लिए ही एमएसपी जारी कर रही है। उनमें से अनाज, दलहन, तिलहन ये तो ठीक है, 7 और 5 12 और 8 20, 2 हैं कमर्शियल जिसमें से कपास और कोपरा, कपास और कोपरा बस। बाकी सभी फसलों के लिए कुछ शर्तों के तहत एमएसपी जारी की जाती है। वो सरकार जारी मतलब अलग शर्तों के तहत करती है, उसमें राज्य सरकारों के लिए भी कुछ गाइडलाइन होती हैं उन आधारों पर। लेकिन ओवरऑल अगर आपसे कहा जाए कि कितनी ऐसी फसलें हैं जो जिनके लिए सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है, तो उनमें 6 प्रकार की फसलें आती हैं कॉमर्शियल। कुल मिला के 26 फसलें हो जाती हैं। और वैसे अभी सरकार एमएसपी के नाम से जो जारी करती है वो 22 फसलों के लिए ही जारी करती है। इसमें केवल 2 व्यापारिक फसलों को लिया जाता है, कपास और कोपरा। क्लियर है? ठीक है। फसलों के लिए क्या है? ये 6 कमर्शियल फसलें हैं। कमर्शियल फसलों में से सरकार जो एमएसपी जारी कर रही है वो अभी केवल कपास और कोपरा के लिए कर रही है। बाकी जूट, दहस्क, गन्ना और तंबाकू, दहस्क मतलब गीला नारियल है ना, तो गीले नारियल के लिए अभी सरकार नहीं करती, जूट, गन्ना और तंबाकू के लिए भी नहीं करती। लेकिन इनके दाम सरकार एक हमेशा के लिए कुछ निश्चित कर देती है। साल में 2 बार नहीं करती, लेकिन इनके दामों को इन फसलों के साथ एसोसिएट करके ही सरकार निश्चित करती है। और सरकार ने उसके लिए कुछ निश्चित गाइडलाइन बना रखी है, उस गाइडलाइन के तहत ही जारी किया जाता है। इसलिए हर बार नहीं होता, वो सरकार द्वारा एक बार कर दिया गया वो कांस्टेंट बनी रहते हैं उसके प्राइसेस, हर बार चेंज नहीं होते, वो बाकी फसलों के लिए चेंज होते रहते हैं। इसलिए सरकार द्वारा जो रेगुलर एमएसपी है वो केवल 22 फसलों के लिए जारी की जाती है। अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि सरकार द्वारा कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है, तो आप 22 ही बोलोगे। वो रेगुलर फसलें हैं 22, कमर्शियल 2 ही आती हैं, उसमें कपास और कोपरा। क्लियर हो गया? एमएसपी कौन जारी करता है ये इंपॉर्टेंट है, कितने बार जारी होती है ये इंपॉर्टेंट है। 2 बार जारी होती है, एक बार रबी फसल के लिए, एक बार अगर मान लो बाय द वे परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए कितनी रबी फसलों के लिए और कितनी क्रॉप फसलों के लिए और कितनी व्यापारिक फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है, तो नोट कर लें। रबी खरीफ 14 खरीफ फसलों के लिए, 14 खरीफ फसलों के लिए, 6 रबी फसलों के लिए, 14 खरीफ, 6 रबी और 2 व्यापारिक, हो गई 22। क्लासिफिकेशन करोगे तो रबी की फसलों में अनाज भी आ जाएंगे, दलहन भी आ जाएंगे, तिलहन भी आ जाएंगे, ऐसे ही खरीफ की फसलों में आ जाएंगे। तो या तो ये 4 क्लासिफिकेशन हो, या फिर रबी, खरीफ और व्यापारिक फसल, इस आधार पर क्लासिफिकेशन होगा। तो इनमें से ये 4 जो क्लासिफिकेशन किए, इनमें से कितनी रबी की फसलें हैं, तो 14, सॉरी खरीफ की 14, रबी की 6 और कमर्शियल 2 मैंने बताई आपको, कपास और कोपरा। क्लियर है? समझ में आ गया? बस ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए अगला। अब जो फसलें सरकार ने ये एमएसपी तय कर दिया, सरकार क्या करती है, कैसे खरीदती है इनको? मंडियां खुली हुई हैं, शहर शहर में, छोटे छोटे शहरों में भी मंडियां हैं, कृषि उपज मंडियां हैं। कृषि उपज मंडियों में किसान, सरकार तय कर देती है इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आपका अनाज लिया जाएगा, तो किसान तुरंत ही लोड करके और पहुंच जाते हैं। अब एक साथ इतने सारे किसान पहुंचते हैं तो वहां खड़े करने की जगह भी नहीं है वाहनों की, तो फिर लाइन लगती है, कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, और किसान इंतजार करता है अपनी बारी आने का। बारी आने में हो सकता है 10 दिन भी लग जाएं, 15 दिन भी लग जाएं, डिपेंड करता है कि एकदम से कितने लोग हैं और आपका नंबर कौन सा है, क्योंकि वहां तुलाई होती है अनाज की और तुरंत पैसा भी नहीं मिलता। फिर सरकार क्या करती है, आपके अकाउंट में पैसा जमा करती है, और जब आपके अकाउंट में पैसा जमा करेगी तो इसमें 15 दिन से लेके 1 महीना तक लग जाता है। तो किसान के पास पैसा आते आते इतना समय लग जाता है। अब किसान को अर्जेंसी है, जल्दी पैसा चाहिए, तो क्या करेगा,
बिचौलियों के हाथों पड़ जाएगा, मजबूरी है उसकी। तो बिचौलियों के हाथों पर, क्योंकि बिचौलिया फिर उसको लालच देता है ना, बिचौलिया कहता है आप ट्रक ट्रैक्टर लेके खड़े रहोगे, इतने दिन तक आप किराया दोगे और महीने भर बाद सरकार पैसा देगी। अरे हमें बेचो ना, 2400 की जगह हम 2200 में लेने को तैयार हैं, आज पैसा लो, आज दो, आज पैसा लो। तो फिर किसान गणित लगाता है, यार ये बात सही है, हमारा नंबर 10 दिन बाद आया, सरकार महीने भर में पैसे देगी, 1.5 महीने में पैसे दे। कई बार सरकार पे खजाना खाली हो जाता है, तो सरकार कहती है रुक जाओ थोड़ा और इंतजार कर लो। तो किसान सोचता है महीने 1.5 महीने बाद पैसा मिलेगा, 8-10 दिन तक मैं लाइन लगा के खड़ा रहूं, उससे अच्छा है 2200 रुपए में बेचो और निकलो। तो किसान बिचौलिए को 200 रुपए कम में बेच के निकल लेता है। तो अक्सर ये चीज होती है। अब यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, किसान से जब सरकार खरीदती है तो सरकार इसका करती क्या है? सरकार खरीद के रखती कहां है? सरकार रखती है वेयर हाउस कारपोरेशन में। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सरकार के पास इन अनाजों को रखने के लिए जो जगह है वो कहां है। तो उसे कहते हैं वेयर हाउस कारपोरेशन। वेयर हाउस कारपोरेशन में सरकार जहां रखती है उस जगह को या उस अनाज को जिसे सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है उसे कहते हैं बफर स्टॉक। अब हम बात करते हैं बफर स्टॉक की। बफर स्टॉक माने होता है सरकार का अनाज भंडारण। अनाज भंडारण सरकार जहां करती है, अनाज भंडारण का काम अभी सरकार वर्तमान में जब अनाज को रखती है तो कहां रखती है? वेयर हाउसेज में रखती है। और वेयर हाउस जो कारपोरेशन है वो किसके अंडर में काम करता है? ये एफसीआई के अंडर में, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, उसी ने वेयर हाउस बनाए हैं। तो अभी वर्तमान में हमारी सरकार के पास जितने वेयर हाउस हैं उनमें ही पूरा का पूरा स्टॉक रखा जाता है। सरकार कितना स्टॉक रखती है? अब जितना भी अनाज खरीदती है सरकार उसे रखती है बफर स्टॉक में। और बफर स्टॉक के नाम पर सरकार इस समय कितना अनाज रखती है अपने पास? तो सरकार रखती है 68 मिलियन टन। ये 2024 के लिए रखा है 68 मिलियन टन। इस 68 मिलियन टन अनाज में 16 मिलियन टन गेहूं है और शेष 16 मिलियन टन चावल है और 52 मिलियन टन गेहूं है। अभी हमारी सरकार के पास ये बफर स्टॉक है। सरकार के पास जो भंडार है इस समय वो इतना है, 16 मिलियन टन चावल और 22 मिलियन टन गेहूं का बफर स्टॉक है। और ये पूरा बफर स्टॉक कौन रखता है? वेयर हाउसेज। इस समय हिंदुस्तान में जितने वेयर हाउसेज हैं उनमें सरकारी कितने हैं? 70% सरकारी हैं और 30% प्राइवेट हैं। टोटल वेयर हाउसेज इस समय जो हैं पूरे देश में 30% वेयर हाउसेज, 30% कैपेसिटी प्राइवेट सेक्टर के पास है और 70% कैपेसिटी एफसीआई यानी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। तो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जितना अनाज रखती है सुरक्षित, ये किस लिए रखती है सुरक्षित? क्योंकि भारत में खाद्य सुरक्षा बिल पास हो चुका है 2013 में। खाद्य सुरक्षा बिल के तहत सरकार लोगों को खाद्य सब्सिडी देती है ना। कहां से देती है खाद्य सब्सिडी? ये जो 80 करोड़ लोगों को सरकार खाना खिला रही है, इसके लिए सरकार पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, कंट्रोल होती है ना गांव गांव में, जगह जगह, उनके पास जो अनाज पहुंचता है वो कहां से पहुंचता है? वो यहीं से पहुंचता है। एमएसपी के माध्यम से सरकार किसानों से अनाज खरीदती है और खरीद के फिर उसी अनाज को पीडीएस सिस्टम के थ्रू बाहर बेचती है। जब बाहर बेचती है सरकार, किसको बेच रही है? गरीबों को बेच रही है ना। किस भाव में? 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, ये सरकार रेट डिसाइड करती है। ये सरकार द्वारा तय किया जाने वाला ये प्राइजेज हैं, ये सरकार द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन प्राइजेज हैं जो सरकार बाहर लेकर जा रही है, अपने अनाज को बेच रही है। और खरीद कितने में रही है? 2400 रुपए, 2400 रुपए क्विंटल यानी 24 रुपए किलो में खरीद रही है और 2 रुपए किलो में दे रही है।
तो इतना सारा पैसा कहां से आएगा सरकार के पास? वही सरकार सब्सिडी से अपना पैसा सब्सिडी के रूप में पैसा दे देती है। तो सब्सिडी के रूप में जब पैसा देती है, यहां मैं आपको यह भी समझा दूं कि हमारे देश में इस समय सब्सिडी कितनी है। हर साल सरकार अपने बजट में एक पैसा तय करती है कि हम सब्सिडी कितनी देंगे। जैसे इस साल सब्सिडी तय की गई है 3.84 लाख करोड़ रुपए, इतना 3.48 लाख करोड़ रुपए। अगर इसको हम पूरा लिखें तो कैसे लिखेंगे? 3.4 यानी इतने लाख करोड़, इतने ट्रिलियन, ऐसे कह सकते हैं, इतने ट्रिलियन। या ऐसे लिखें 3 कितना बोले 84, इतने लाख करोड़, इतने लाख और करोड़। अब इसमें लाख करना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 की घात 5, और करोड़ करना है 10 की घात 7, टोटल 10 की घात 12, तो 3.84 ट्रिलियन हो जाएगा। सरकार इतनी सब्सिडी दे रही है। सरकार का साल भर का बजट कितना? हमारी सरकार का साल भर का बजट है 32 लाख करोड़। 32 लाख करोड़ इतना बजट है साल भर का सरकार का, और 32 लाख करोड़ में से 3.25 लाख करोड़, लगभग 4 लाख करोड़ सरकार केवल सब्सिडी दे देती है। और इसमें से गेहूं अनाजों पर दी गई सब्सिडी 2.05 लाख करोड़ है। 2,05,000 करोड़ इतनी सब्सिडी सरकार केवल अनाज पर दे देती है। मतलब सरकार जितना अनाज खरीद रही है, उस खरीद में इतना जो पैसा सरकार ने किसानों को दिया ना, उसकी फसल के बदले, वो सरकार ने पैसा इसमें से दे दिया। जो बजट बनाया साल भर का 32 लाख करोड़ का, उसमें से इतना पैसा सरकार ने दे दिया। ये पैसा निकल गया इसमें से। सरकार साल भर में जितना इकट्ठा करती है रेवेन्यू, उसमें से लगभग 4 लाख करोड़ टोटल सब्सिडी दे देती है। और 4 लाख करोड़ में से ये देखिए आपने 2.05 लाख करोड़ ये किसको दे दिया? ये दे दिया अनाज के लिए सब्सिडी। और 1.6 लाख करोड़ इतनी सब्सिडी फर्टिलाइजर पे दे देती है। जो सरकार उर्वरक दे रही है ना किसानों को, फर्टिलाइजर, उस पर इतनी सब्सिडी दे देती है। भारत में सब्सिडी के 2 सबसे बड़े क्षेत्र, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, 2 सबसे बड़े क्षेत्र सब्सिडी के, नंबर 1 अनाज और नंबर 2 फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, उर्वरकों पर सब्सिडी और अनाज पर सब्सिडी, यही 2 सबसे बड़ी सब्सिडी है भारत में। और यही 2 सब्सिडी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द भी है। गरीबों को हम खाना दे रहे हैं, लेकिन हम गरीबों को नहीं दे रहे, हम वोट के लिए खाना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 80 करोड़ लोगों को जबरदस्ती दे रहे हैं हम। उन्हें जरूरत नहीं है, वो इतने गरीब नहीं है कि वो 2 टाइम का खाना ना जुटा सकें। हमें वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को देना चाहिए, लेकिन हम उनको भी दे रहे हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर है। अब बताइए, हमारे देश की कुल जनसंख्या 144 करोड़ है, उसमें से 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं। क्या 80 करोड़ लोग हमारे यहां गरीब हैं? नहीं। फिर भी हम क्यों दे रहे हैं? वोट की राजनीति है, ये वोटों के लिए दिया जाता है, ये सब किया जाता है। लेकिन सरकार क्या कहती है? हम इसलिए दे रहे हैं कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छी हेल्थ सुविधाएं दे सकें, अपने बच्चों के लिए अच्छा न्यूट्रिशन दे सकें। तो हम ऐसा करके इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपनी कमाई में से मैक्सिमम हिस्सा बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर सकें, अपने अच्छे आवास की व्यवस्था कर सकें, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकें। तो हम एक प्रकार से उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, बैक सपोर्ट है ये हमारा। सरकार इस तरह से उसको जस्टिफाई करती है। तो क्लियर हुआ? सब्सिडी समझ में आ गई कि कितनी सब्सिडी दे रही है सरकार? परीक्षा में प्रश्न आता है, इस समय सर्वाधिक सब्सिडी किस मद पर खर्च की जाती है सरकार द्वारा? तो आप क्या कहोगे? अनाजों पर, खाद्य सुरक्षा पर। ठीक है, फूड सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, सेकंड नंबर पर फर्टिलाइजर के लिए। क्लियर? तो हमारा कुल बफर स्टॉक कितना? 68 मिलियन टन, इतना बफर स्टॉक है। ये सरकार के पास गोडाउन में हर समय सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर ये अनाज खराब होने की स्थिति में हो, सरकार को लगे अब खराब हो जाएगा, ज्यादा दिन तक रखा तो सरकार उसमें से फट से निकालती है, पीडीएस सिस्टम में इसी में से देती है। फिर इतना जो बफर स्टॉक है वो हर समय सरकार के पास रहना चाहिए।
अगर सरकार को लगता है कि ये खत्म होने जा रहा है तो सरकार तुरंत उसमें से निकालती है और नया स्टॉक उसमें भरती है। नया स्टॉक फिर कहां से लाएगी सरकार? या तो देश में से ही खरीदे या विदेश से लेकर आए, लेकिन स्टॉक सरकार को हमेशा रखना पड़ता है। ये जो बफर स्टॉक है ये साल में 3 बार डिसाइड होता है, हर तिमाही में डिसाइड होता है। पूरा फाइनेंशियल ईयर 1 साल का होता है, 4 तिमाही होती हैं 1 साल में, 3-3 महीने के अंतर से। इसलिए बफर स्टॉक की घोषणा हर 3 महीने में की जाती है। अब परीक्षा के लिए प्रश्न कि सबसे ज्यादा बफर स्टॉक किस महीने में तय, कितनी क्वार्टर होते हैं हमारे? 4 क्वार्टर है ना। पहला क्वार्टर कब से कब तक? 1 अप्रैल से अप्रैल, मई और जून, 30 जून, ये पहला क्वार्टर कहलाता है। दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर मतलब 30 सितंबर तक। तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, दिसंबर 30 की होती है क्या? फिर उसके बाद 1 जनवरी से 31 मार्च तक। ये 4 क्वार्टर होते हैं एक वित्तीय वर्ष में, यानी फाइनेंस ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। सरकार इन चारों क्वार्टर के लिए अपना बफर स्टॉक की घोषणा करती है कि हम कितना बफर स्टॉक कौन से क्वार्टर में रखेंगे। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है कि किस क्वार्टर में सबसे ज्यादा बफर स्टॉक रखा जाता है। ये जो मैंने 68 मिलियन टन बफर स्टॉक आपको बताया, ये साल भर का है, लेकिन इसमें से कितना पार्ट कौन से क्वार्टर में रखा जाएगा, सबसे ज्यादा किस क्वार्टर में होगा, सबसे कम किस क्वार्टर में होगा। स्वाभाविक है जिस क्वार्टर में सबसे ज्यादा फसल आती है उसमें सबसे कम बफर स्टॉक होता है, और जिस क्वार्टर में सबसे कम फसलें होती हैं उसमें सबसे ज्यादा बफर स्टॉक रखा जाता है। अब बताइए, आप खुद बताइए, इन 4 क्वार्टर में से कौन से क्वार्टर में सब सरकार सबसे ज्यादा बफर स्टॉक रखेगी? चार क्वार्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। किस क्वार्टर में सरकार सबसे ज्यादा बफर स्टॉक रखेगी? अरे प्रकृति से कुछ सीख लो भाई। चींटी सबसे ज्यादा स्टॉक कौन से महीने में रखती है? बारिश से पहले स्टॉक करना शुरू कर देती है चींटी, क्योंकि 4 महीने तक उसे कुछ नहीं मिलना। बारिश के सीजन में सबसे ज्यादा बफर स्टॉक रखा जाता है। दूसरी तिमाही 1 जुलाई से 30 सितंबर, इसमें सबसे ज्यादा बफर स्टॉक रखा जाता है। बारिश के सीजन के लिए ही सबसे ज्यादा बफर स्टॉक की जरूरत पड़ती है, बाकी सीजन में नहीं पड़ती। इस सीजन में सबसे कम बफर स्टॉक रखा जाता है, यहां खरीफ की फसल आ जाती है। ये खरीफ की फसल यहां आ जाती है अक्टूबर के महीने में। यहां सबसे कम बफर स्टॉक रखा जाता है क्योंकि भारत सबसे ज्यादा खाद्यान्न की दृष्टि से सबसे रिच स्थिति में होता है इसी महीने में, इसलिए इसमें सबसे कम बफर स्टॉक रखा जाता है। ये परीक्षा के लिए प्रश्न है, दूसरी तिमाही में सबसे ज्यादा बफर स्टॉक और तीसरी तिमाही में सबसे कम बफर स्टॉक रखा जाता है। ये मैक्सिमम बफर स्टॉक है 68 मिलियन टन, सरकार द्वारा 24 के लिए तय किया गया है, 2024 के लिए। क्लियर हुआ? समझ में आई बातें? अब आ जाइए फर्टिलाइजर, उर्वरक। भारत उर्वरकों के मामले में कितना फर्टिलाइजर, कितने उर्वरक पैदा करता है? एक साल में कितना प्रोडक्शन करता है फर्टिलाइजर का? एक साल में हम 42 मिलियन टन उत्पादन करते हैं, विश्व में तीसरे स्थान पर हैं। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के मामले में हम वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर हैं। 42 मिलियन टन उर्वरक पैदा करते हैं। सबसे ज्यादा उर्वरक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात। गुजरात सबसे ज्यादा उर्वरक उत्पादित करता है। गुजरात, ये पूरे देश का फिगर है, पूरे देश में 42 मिलियन टन उत्पादन होता है। संपूर्ण देश में फर्टिलाइजर उत्पादन 42 मिलियन टन। गुजरात
अग्रणी राज्य है? उत्पादन में। उत्पादन में, उर्वरकों के उत्पादन में गुजरात अग्रणी है। ये जो 42 मिलियन टन उर्वरक हैं, कौन कौन से हैं? NPK, इनसे ही मिलकर बनते हैं उर्वरक। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है, सबसे ज्यादा कौन सा उर्वरक तैयार किया जाता है? नाइट्रोजन, यूरिया। यूरिया होता है ना नाइट्रोजन से बनने वाला। यूरिया का उत्पादन कितना होता है इसमें? 25 मिलियन टन अकेला यूरिया है। 25 मिलियन टन अकेला यूरिया है। सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फर्टिलाइजर यूरिया 25 मिलियन टन। टोटल 42 मिलियन टन हम उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें से 25 मिलियन टन अकेला यूरिया है। इस समय देश में खपत कितनी है, किस अनुपात में है इन तीनों की? कल बताया था 6.5 रेशियो 2.5, 6.5 रेशियो 2.5, रेशियो 1। इस अनुपात में इस समय खपत है हमारे देश में। 6.5 भाग यूरिया डालता है किसान, 2.5 भाग फास्फोरस और 1 भाग नाइट्रोजन। ये है एवरेज। भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक यूरिया का उपयोग कौन करता है? कौन सा राज्य करता है? पंजाब। कितना करता है प्रति हेक्टेयर यूरिया? लगभग 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर पंजाब इस समय यूज कर रहा है। 200 किलोग्राम, एक हेक्टेयर में 200 किलो यूरिया मतलब फर्टिलाइजर डाल देता है। केमिकल फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा प्रयोग करता है पंजाब। सबसे कम प्रयोग कौन कर रहा है? सिक्किम हो सकता है क्योंकि ऑर्गेनिक खेती भी कर रहा है। झारखंड 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर सबसे पिछड़ा है इस मामले में। झारखंड 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कहां 200 और कहां 4? मर्जी है किसानों की। नहीं है ना उत्पादन अच्छा। किसानों के पास पैसा ही नहीं है। इस देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है, जो राज्य जितना ज्यादा खनिजों का उत्पादन करता है, अनाज का उत्पादन उतना ही कम करता है। सबसे ज्यादा गरीबी भुखमरी वहीं पाई जाती है। तो झारखंड उन्हीं में से एक है। वहां उत्पादन भी ज्यादा नहीं है और किसानों के पास गरीबी है, कहीं ना कहीं उनके पास पैसा नहीं है, तो वो ज्यादा उर्वरक खरीद ही नहीं पाते। इसलिए जहाज इसकी सबसे ज्यादा मजबूरी है। हमारे देश में जोतों का आकार बहुत छोटा है। मैंने कल चर्चा की थी। सबसे बड़ी जोतें कौन सी हैं हमारे यहां? जिनका आकार 2 हेक्टेयर से बड़ा है। 2 हेक्टेयर से बड़ी जोतों को हम बड़ी जोत कहते हैं। तो सबसे बड़ी जोतें हमारे देश में कहां हैं? पंजाब में। पंजाब में सबसे बड़े खेत पाए जाते हैं। और सबसे छोटे खेत किस राज्य में हैं? भारत में सबसे ज्यादा छोटी जोतें किस राज्य में हैं? केरल। केरल में जोतों का आकार औसतन 0.2 हेक्टेयर है। 0.2 हेक्टेयर। और पंजाब में 3.7 हेक्टेयर के साथ नंबर 1 पे पंजाब। पंजाब में जोतों का औसत आकार 3.7 हेक्टेयर है। अब आप सोचो कितने बड़े बड़े खेत होंगे पंजाब में।
और अगर हम विश्व से तुलना करें तो हमारे जोतें बहुत छोटी हैं। विश्व का जो औसत है मालूम कितना है? बड़े विकसित देशों का, खासतौर जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, चाइना है, यहाँ जोतों के आकार कैसे हैं? 50 हेक्टेयर, 70 हेक्टेयर, इतनी बड़ी बड़ी जोतें हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पंजाब जो सबसे बड़ा है जोतों के मामलों में, उसकी जोत का आकार है औसत 3.7 हेक्टेयर। तो विकसित देशों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं जोतों के मामले में, और इसका कारण सिर्फ यही है, हमारी जनसंख्या बहुत है। वहां खेती करने वाला कोई नहीं है और यहां हम मरे जा रहे हैं। खेत के पीछे हम मारपीट कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, जरा जरा से टुकड़ों के पीछे 1 फीट 2 फीट जमीन दबा ली हमारी, बंदूक लेकर खड़े हो गए हम। हमारे यहाँ ये स्थिति है और वहां कोई करने वाला नहीं है। सरकार उल्टी सब्सिडी देती है। वहां सरकार कहती है तुम खेती किसानी करो तो सही, हम तुमको पैसा देंगे। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ सरकार इसलिए पैसा देती है किसान को मर ना जाए, इसलिए पैसा देती है। हमारे यहाँ किसान गरीब है इसलिए सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका में किसान अमीर है इसलिए सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि वो करता ही नहीं। बताइए कितना उल्टा है कि नहीं? अजीबोगरीब स्थितियां। वो कहते हैं हमें नहीं करना खेती किसानी। सरकार कहती है बेटा कर ले, तुझे हमारी तरफ से जितना पैदा करेगा उसका इतना % हम तुझे एक्स्ट्रा दे देंगे, कर ले। क्यों? वो क्यों नहीं करना चाहता? वो कहता है मैं सर्विस सेक्टर में काम करूंगा, ज्यादा कमा लूंगा, यहाँ एग्रीकल्चर से मेरे को क्या मिलेगा? तो वहां की सरकार कहती तू तो कर, हम देंगे ना तेरे को पैसा। तो वहां सरकार अमीरों को और अमीर बनाने के लिए सब्सिडी देती है, क्योंकि वो अमीर हैं और उन्हें पता है कि वो जितनी मेहनत करेंगे। जबकि सरकार वहां सब्सिडी जानते हो इस रूप में भी देती है कि पूरी फसल कटवा देती है। तुम बैठे रहो खाली, हम फसल कटवा देंगे, तुम तो एक बार पैदा करो। सरकार फसल कटवाने के लिए सब्सिडी देती है। वहां सरकार थ्रेसिंग के लिए सब्सिडी देती है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो खाली खेती कर लो बस। बुआई करोगे कहो तो हम वो भी मशीन भेज देंगे, बस तुम तो संरक्षण किए रहो उसका, फसल का। ऐसी खेती किसानी होती है अमेरिका में। हमारे यहां बेचारा सुबह से निकलता है किसान, लगा रहता है दिन भर, और वो भी अगर फसल चौपट हो गई तो रोता है, आत्महत्या कर लेता है। अमेरिका में कोई आत्महत्या नहीं करता है, क्योंकि वहां पूरी फसल का बीमा सरकार कर दे देती है। पूरी फसल का बीमा सरकार देती है। खेती किसानी नष्ट हो जाए, सरकार किसान को 1% प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर किसान की फसल चौपट हो जाए तो ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो किसानों का मुआवजे का पैसा तक खा जाते हैं, और फिर बाद में कई बार पेपर में निकलता है किसान के यहाँ 2 रुपए का बिल आया, चेक आया, किसान को मुआवजे के तौर पर एक चेक आया घर में, उस पर लिखा था 2 रुपए। ऐसे चेक आते हैं हमारे यहाँ। भ्रष्टाचार बहुत है। हालांकि अब सरकार ने बहुत नकेल कसी है, डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा जाने लगा जब से, तब से काफी अंतर आ गया। नहीं, पहले तो बहुत बुरी स्थिति हुआ करती थी। किसान के मुआवजे के नाम पर तहसीलदार पैसे खा जाया करते थे, पटवारी आरआई पैसे खा जाया करते थे, मुआवजा देते ही नहीं थे किसान का। किसान को मुआवजा ज्यादा देने के बदले में पैसा लिया करते थे, उससे सेटिंग कर लेते थे कि हम तुमको मुआवजा देंगे, बदले में तुम हमें कितना पैसा दोगे, ऐसे मुआवजा दिया जाता था। लेकिन अब बहुत परिवर्तन आ गया। जब से सरकार ने इंडिपेंडेंट खाते किए किसानों के, तब से डायरेक्ट सब्सिडी किसान के अकाउंट में जाने लगी। ये बहुत अच्छा काम हुआ। तो हमने देखा हमारे यहाँ जोतों का आकार बहुत छोटा है। सबसे बड़ी जोतें कहां, सबसे छोटी जोतें कहां, ये हमने समझ लिया। इसके बाद हमारे यहां पर हेक्टेयर उत्पादन की क्या स्थिति है? पर हेक्टेयर उत्पादन, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा में निबंध लिखने के लिए। सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं और चावल का। अब गेहूं और चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना, ये विद्यार्थियों नोट करें। लेटेस्ट आंकड़ा है, इस समय हमारे देश में चावल का जो औसत उत्पादन है वो 25 क्विंटल यानी 2.5 टन, 2.5 टन यानी 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर भूमि में 25 बोरे चावल के हो रहे हैं। 1 बोरा बराबर 1 क्विंटल मान लेते हैं। 1 बोरा मतलब 1 क्विंटल यानी 100 किलो। तो 2.5 मीट्रिक टन 1 हेक्टेयर में 25 बोरा अनाज यानी 25 क्विंटल चावल पैदा होता है। ये चावल का
उत्पादन है। अगर हम गेहूं की बात करें तो 3.5 टन पर हेक्टेयर, ये हमारा एवरेज उत्पादन है गेहूं का। भारत में गेहूं का एवरेज उत्पादन 1 हेक्टेयर में 35 क्विंटल गेहूं पैदा होता है। ये एवरेज है, कहीं ज्यादा होता होगा, कहीं कम होता होगा, लेकिन जब एवरेज निकाला जाता है पूरे भारत का तो वो इतना आता है। जब भी हमारी एग्रीकल्चर में कमियों की बात कहें, हम हमारी एग्रीकल्चर के पिछड़ेपन के कारण बताएं हम, तो उसमें एक कारण ये भी बताते हैं कि भारत में एग्रीकल्चर उपज प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। तो वो कितना है? हमने कहा चावल केवल 25 क्विंटल 1 हेक्टेयर में, जबकि गेहूं 35 क्विंटल 1 हेक्टेयर में पैदा होता है। अब जरा तुलना कीजिए, भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है? पंजाब। पंजाब प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। पंजाब का उत्पादन देखिए आप, पंजाब की अगर हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल का 4700 किलोग्राम चावल 1 हेक्टेयर में। मैं यहां पूरा किलोग्राम में लिख देता हूं, 2500 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब 4700 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में पैदा करता है, जबकि अगर हम बात करें, नहीं क्या चावल बोल रहे हैं? हाँ, चावल 4700, और गेहूं का उत्पादन भारत कर रहा है गेहूं उत्पादन हो रहा है भारत में 6400 किलोग्राम, 6400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इतना गेहूं का उत्पादन हो रहा है। ये पंजाब की बात कर रहा हूं मैं। तो जरा सोचिए पंजाब की कृषि और हमारी बाकी जगहों की कृषि में कितना बड़ा फर्क है। कल हमने आपको बताया था कि पंजाब पूरे भारत का 16% गेहूं अकेला पैदा करता है, जबकि पंजाब का क्षेत्रफल कितना है? केवल 50,000 वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत में एरेबल लैंड कितनी है? एरेबल लैंड लगभग कितनी बताई थी? 16,80,000 वर्ग किलोमीटर। 16,80,000 वर्ग किलोमीटर में से पंजाब के पास केवल 50,000 है, और उस 50,000 में 16% गेहूं पैदा करता है। कैसे करता है? इस कारण से करता है। यह है उत्पादकता हमारी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, चाइना में यही उत्पादकता है। चाइना की जो हमारी एवरेज जो उत्पादन है ना, ये है, और हमारे यहां पंजाब का उत्पादन इतना है, और चाइना का एवरेज उत्पादन इतना है। चाइना का एवरेज इतना है। वहां पर चावल और गेहूं की फसल, हमारे यहां चावल कम पैदा होता है, गेहूं ज्यादा पैदा होता है। पंजाब में उल्टा होता है। वो वहां पर चाइना में गेहूं कम पैदा होता है। वहां गेहूं की पैदावार है 1 हेक्टेयर में 5500 किलोग्राम, लेकिन चावल की पैदावार है वहां 6,500 किलोग्राम। सेम यही फिगर है, बस थोड़ा उल्टा हो गया है। कहने का मतलब यह है कि जो उत्पादन हमारे पंजाब में है, जो क्षमता, वही क्षमता एवरेज क्षमता है चाइना की। इसीलिए चाइना हमसे कम कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद भी हमसे 2 गुना ज्यादा अनाज पैदा करता है। हमारा जो अनाज है, टोटल उत्पादन कितना है? 330 मिलियन टन है हमारा उत्पादन, और चाइना का उत्पादन 650 मिलियन टन है। इतना उत्पादन करता है। देखिए हमसे 2 गुना है कि नहीं? लगभग है ना, हमसे 2 गुना। बस ये फर्क है चाइना में और हम में। हमारा उत्पादन इतना, जबकि एरेबल लैंड कितनी? 168 मिलियन हेक्टेयर। इतनी भूमि है हमारे पास कृषि भूमि। चाइना के पास कृषि भूमि कितनी? 128 मिलियन हेक्टेयर। चाइना इतनी भूमि में इतना पैदा करता है, और हम इतनी भूमि में इतना पैदा करते हैं। तो हमारी कृषि की क्षमताएं कितनी कम है। तो कृषि का पिछड़ापन बहुत बड़ा कारण है इसका। यंत्रीकरण न होना एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए भारत की कृषि पिछड़ी हुई है। हमारे पास फर्टिलाइजर्स की क्षमताएं नहीं है किसान की कि सब पर्याप्त फर्टिलाइजर खरीद सके। हमारे यहां किसान के पास टेक्नोलॉजी की कमी है, ज्ञान और अवेयरनेस की कमी है।
इसलिए हम पीछे हो गए। हमारे यहां जोतों का आकार बहुत छोटा है, इसलिए हम पीछे हो गए। क्लियर हुआ? इतनी चीजें समझ में आई आपको अच्छे से? तो मैंने आज एग्रीकल्चर पर जितनी चर्चा की विद्यार्थियों, ये चर्चा आज सेकंड पार्ट है एग्रीकल्चर का। कल मैं थर्ड पार्ट लेकर आऊंगा और थर्ड पार्ट में बहुत विस्तार से मैं आगे चर्चा करूंगा। ये एग्रीकल्चर के लगभग 4-5 पार्ट होंगे आपके। आप निरंतर देखते रहें, निरंतर पढ़ते रहें। एग्रीकल्चर से संबंधित मैं एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। विद्यार्थियों, आशा करता हूं मैं आपको अच्छा लगा होगा। आप निरंतर जारी रखें देखना। जय हिंद।